नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में कल से उत्तराखंड के लोगों को मुश्किलें हो सकती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कल से प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। सवाल है कि कल क्या होगा? क्या कल सरकारी दफ्तरों में बाबू नहीं मिलेंगे? अगर ऐसा होगा तो आम लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आपके जहन में सवाल होगा कि टकराव क्यों है, वो हम आपको बताते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने, शिथिलीकरण, नियमावली 2010 को बहाल करने जैसी कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के कर्मचारी संगठनों ने अब एक साथ हाथ मिला लिया है। गुरुवार को उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान कर दिया। 23 जनवरी को डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में सचिवालय संघ के आह्वान पर कर्मचारियों के 22 संघों से जुड़े प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि समन्वय मंच, संयुक्त मोर्चा और महासंघ के जरिए अलग अलग लड़ाई लड़ने के बजाय एक मंच पर आकर सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया जाए। इसके लिए 4 प्रमुख बिंदुओं पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया गया। वहीं कर्मचारियों के ऐलान के बाद सरकार के भी तेवर सख्त हो गए हैं। सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो भी कर्मचारी सामूहिक अवकाश में शामिल होंगे उनकी छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकार ने सभी कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे लागू कर दिया है, लेकिन कर्मचारी संघों ने भी सरकार को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर कर्मचारियों का यह आंदोलन अब रुकेगा नहीं। एक बार फिर से आपको विस्तार से समझाते हैं कि इन कर्मचारियों की मांगे क्या हैं। तो देखिए, आवास भत्ता केंद्र के समान 8, 12 और 16% हो। अश्योर्ड करियर प्रमोशन 10, 16, 26 वर्षों में दिया जाए। शिक्षकों को भी एसीपी के तहत 3 पदोन्नतियां मिलें। पदोन्नति में शिथिलीकरण 2010 को यथावत रखा जाए। इसके अलावा नई पेंशन योजना के स्थान पर कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले। अटल आयुष्मान योजना में सरकारी अस्पतालों के रेफर करने की शर्त न हो, यह महत्वपूर्ण बात। चतुर्थ श्रेणी और वाहन कर्मियों को 4200 ग्रेड वेतन का लाभ मिले। कर्मचारियों से संबंधित शासनादेश एक साथ समान रूप से लागू हो और स्वायत्त शासी निकायों में 2005 से पहले लागू पेंशन का लाभ निगम कर्मियों को मिले। ये मांगे हैं, ये प्रमुख मांगे हैं इन कर्मचारियों की, और इसी को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा इन्होंने कर दी है। कल 31 तारीख को सरकार ने भी कह दिया है कि यह बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी, नो वर्क नो पे लागू होगा। 15 भत्ते जो सरकार ने खत्म किए रिटेलिएशन में, वो देखिए आप। स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, जीपीएफ पासबुक रखरखाव भत्ता, कैश भत्ता, द्विभाषी कंप्यूटर भत्ता, कोषागार उपकोषागार कर्मियों का आईपीएओ भत्ता, सचिवालय में तैनाती का भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, संग्रह अमीनों का लेखन सामग्री भत्ता, पीडब्ल्यूडी नियोजन, डिजाइन, शोध, प्रशिक्षण अन्वेषण का विशेष वेतन भत्ता, अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग का अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता, अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई का अनुमन्य विशेषण प्रोत्साहन भत्ता, स्पेशल टास्क फोर्स को अनुमन्य विशेषण भत्ता, सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता, ये सरकार ने खत्म कर दिए 15 भत्ते। और उत्तराखंड के 2.5 लाख कर्मचारियों की सरकार से ठनी हुई है। 31 जनवरी को इन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने का ऐलान कर दिया और इसके बाद सरकार के तेवर सख्त हैं। कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकार नहीं की जाएगी, यह सरकार ने घोषित कर दिया है। सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए लागू किया है नो वर्क नो पे। कर्मचारियों का ऐलान, किसी कीमत पर यह आंदोलन नहीं रुकेगा। तो अब क्या 31 जनवरी को यानी कल ये लोग सामूहिक अवकाश पर जाएंगे या आज बातचीत के लिए इनको सरकार बुला लेगी? कर्मचारी संगठनों और शासन की आज अलग अलग बैठकें हैं। क्या कोई बैठक इन दोनों की साथ में भी हो सकती है? क्या कोई समाधान निकल सकता है या तकरार और बढ़ जाएगी? कल सामूहिक अवकाश पर ये लोग जाएंगे और आगे भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ये बड़ा प्रश्न इस वक्त। और चूंकि इतने बड़े स्तर पर
कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाएंगे तो आम जनता को ढेरों मुश्किलें हो सकती हैं, उनके सामने ढेरों मुश्किलात हो सकते हैं अगर उनके काम कल इन कर्मचारियों के पास रुके होंगे या कल के लिए उन्हें इनके पास जाना होगा। तो आर पार की लड़ाई दिखाई दे रही है फिलहाल। हो सकता है कि ये डिफ्यूज हो जाए टेंशन, हो सकता है कि ये टेंशन बरकरार रहे। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, दोनों ही संभावनाएं जीवित हैं। सामूहिक छुट्टी पर जाने की घोषणा कर दी है 2.5 लाख कर्मचारियों ने। उनके संगठन एक साथ आ गए हैं एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर। बदले में 15 भत्ते सरकार ने इनके खत्म कर दिए हैं। कह दिया है कि इस तरह के सामूहिक अवकाश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इस पर, और इसी पर इस बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वीरेंद्र बिष्ट, रूलिंग बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका बिष्ट जी। गरिमा दसौनी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आपका भी बहुत स्वागत गरिमा जी। जय सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे इस विषय पर विस्तार से रोशनी डालेंगे, इतिहास भी बताएंगे इसका और इसमें जो तमाम संभावनाएं हो सकती हैं उस पर भी प्रकाश डालेंगे। आपका भी बहुत स्वागत सर। और दीपक जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं कर्मचारी समन्वय समिति के। वो समन्वय समिति जिसके बैनर तले ये 2.5 लाख कर्मचारी इकट्ठा हैं और उन्होंने सरकार से तकरार की ठान ली है। सबसे पहले हम दीपक जोशी का ही रुख करते हैं। दीपक जोशी, न्यूज़ 18 के मंच पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ऐसी नौबत क्यों आई, और आपको नहीं लगता कि आपके इस फैसले से आम जनता बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी, उसको मुश्किल हो सकती है? देखिए, हम लोगों ने काफ़ी पहले 22 तारीख को ही एक मीटिंग करते हुए और सरकार को संवाद के लिए अपना ज्ञापन देते हुए ये अनुरोध किया था कि 30 तारीख तक जो हमारी कॉमन मांगे हैं प्रदेश के कर्मचारी वर्ग की, जिसमें सचिवालय भी शामिल था, इनको सुना जाए। और 30 तारीख तक का समय एक सरकार को दिया गया था, और उसके बाद सांकेतिक रूप से कोई हड़ताल ना करते हुए सांकेतिक रूप से 31 तारीख को सामूहिक अवकाश जो एक अधिकार है कर्मचारियों का, उस अवकाश के तहत एक सांकेतिक अपना विरोध दर्ज करने के लिए सरकार को एक ज्ञापन दिया गया था। जिसके बाद 1 तारीख को कैबिनेट में मुद्दे न आने के उपरांत, कोई निर्णय न होने की दिशा में 4 तारीख को प्रदेशव्यापी रैली का आयोजन प्रस्तावित किया गया था, जिस पर बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज 30 तारीख का समय निकलता जा रहा है और सरकार के स्तर से कोई संवाद की स्थिति अब तक नहीं बन पाई है। और कर्मचारियों ने जिस तरह से अपना सब्र अब तक बांधा था, एक उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों की इस पीड़ा को समझेंगे, प्रदेश की सरकार कर्मचारी क्योंकि इस पीड़ा को समझेगी और कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग प्रधान प्रदेश जो है हमारा, उसकी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप हमारे सरकार और हमारे बीच में है, कहीं ब्यूरोक्रेसी हम लोगों के कम्युनिकेशन गैप क्यों है दीपक जोशी जी? इतने बड़े स्तर पर आप लोग संगठित हैं, आप लोग बात करना चाहें सरकार बात न करे, या सरकार बात करना चाहे आप बात न करें, ये कम्युनिकेशन गैप कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है कि सरकार के नुमाइंदे जो आला अधिकारी बैठे हैं सरकार पे, वो उन लोगों को सरकार को कहीं ना कहीं गलत फीडबैक दिया जा रहा है। कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने का प्रयास इन तमाम लोगों द्वारा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो सही बातें, सही डिमांड, सही तथ्य सरकार के पास नहीं जा रहे हैं। मुझे बड़ा कष्ट है कि जहां एक और राज्य के आला अधिकारी हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे रहे हैं जिसमें यह भी कहा गया था कि 8 हफ्ते के अंदर 29 अगस्त को ये कहा गया था कि 8 हफ्ते के अंदर सरकार के स्तर पर विभागीय सचिव, विभागाध्यक्ष या एसोसिएशन के पदाधिकारी के मध्य एक रिडर्सल कमेटी बनाई जाए, और वो कमेटी कहीं ना कहीं उनकी ग्रीवांस को सुने, और 8 हफ्ते का समय दिया गया था। बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सारे तथ्यों को छुपाया गया है, और वो रिडर्सल कमेटी जो 6 महीने 7 महीने पहले बन जानी चाहिए थी, आज जब कर्मचारी सड़क पे आ गए हैं तो वो रिडर्सल कमेटी का बहाना अब बनाया जा रहा है, अब उसकी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने के बजाय अवमानना एक हुई है राज्य के तमाम उन आला अधिकारियों की तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। हाईकोर्ट की आपने बात की, माननीय हाईकोर्ट की, ऑनरेबल हाईकोर्ट की, तो जोशी जी ये बताइए, उसने तो आपको हड़ताल पर जाने से मना किया है? जी देखिए, उसमें हड़ताल पे जाने से जरूर मना किया है, लेकिन हड़ताल ये राष्ट्र हथियार है, और इस हथियार से पहले ये भी कहा गया कि आप संबंधित कमेटियों को सुनेंगे,
और उन कमेटियों को सुनने के बाद एक कमेटी उस पर डिसाइड करेगी। लेकिन इन 7 महीनों में, इन 8 महीने जो ये ठीक है, आप ये कह रहे हैं जोशी जी कि 8 हफ्ते के भीतर वो रिड्रेसल कमेटी बननी चाहिए थी, उसको आपकी समस्या सुननी चाहिए थी, आपकी समस्या का हल निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए आप भी हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर उतारू हैं। ठीक है, आप गरिमा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले जरा सरकार की बात सुन लेते हैं, जो कि बीजेपी पावर में है और उनके प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, इसलिए उनका जवाब गरिमा जी बहुत जरूरी है सुनना यहां पर कि दीपक जोशी जी के इन चार्जेस पर उनका कहना क्या है। वीरेंद्र बिष्ट, एक बार फिर से स्वागत, रिस्पॉन्ड करिए आप। हाँ राजेंद्र जी बताएं। नहीं, ये दीपक जोशी जी कह रहे हैं कि 8 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट ने कहा था कि एक रिड्रेसल कमेटी बनाई जाए, इनकी समस्याएं सुनी जाएं। अब इतने बड़े स्तर पर कर्मचारी एकजुट हुए हैं तो कोई ना कोई उनके जेन्युइन ग्रीवांसेस होंगे जिसको आप लोग, मतलब आपकी सरकार ने सुना ही नहीं। बेश जी। नहीं राजेंद्र जी, कहीं कहीं कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस की बात नहीं है। बात यह है कि कर्मचारी जो राज्य के हैं, इन्हें राज्य में अपना सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग देना चाहिए और राज्य की सरकार लगातार, चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, इनसे वार्ता भी कर रहे हैं। इनके जो वेतन भत्ते रोकने की बात थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया, उसको रिवूव करने के लिए उन्होंने कमेटी बैठाई और इनसे यही आग्रह किया कि आप रचनात्मक सहयोग करें। सरकार की जिम्मेदारी है, आप इस राज्य के नागरिक हैं, जैसी जिम्मेदारी सरकार की वैसे कर्मचारियों की भी है। लेकिन कर्मचारी नेता ना तो हाईकोर्ट के जो है मैंडेट को मानने वाले हैं, ना सरकार के दिशा निर्देश को मानने वाले हैं। हमारा तो आज भी आपसे आग्रह है कि हम आपका भला चाहते हैं, आपसे सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना सरकार के काम संभव नहीं है। सरकार का विकास आपके माध्यम से पहुंचता है, आप सरकार में सहयोग देते हैं। लेकिन इस तरीके से आप एक यूनियन बनाएंगे, सब लोगों को इकट्ठा कर देंगे, उनको आप आह्वान करेंगे कि आप जो है काम का बहिष्कार करें, तो ये नहीं चलने वाला है। हम किसी भी तरीके से इस प्रवृत्ति को राज्य नहीं, आप वीरेंद्र बिष्ट बताइए, क्या सरकार ने वो रिड्रेसल कमेटी बनाई? क्या इनको जो ग्रीवांसेस थे, इनकी जो तकलीफ है उसको सुना गया, उसको रजिस्टर किया गया अगस्त के बाद और उस पर कोई कार्रवाई की गई? वीरेंद्र बिष्ट जी, बुलाने की जहमत नहीं उठाई है। हाँ राजेंद्र जी, निश्चित रूप से सुना गया है। चीफ सेक्रेटरी के सामने कमेटी बैठाई गई है, वो लगातार इनसे वार्ता कर रही है और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि इनके बीच में कहीं किसी तरीके से कम्युनिकेशन गैप है। बात हम कर ही रहे हैं इनसे। नहीं, वो कह रहे हैं साफ साफ की कोई बातचीत नहीं हुई है दीपक जी। ना विष्ट जी, वो कह रहे हैं साफ साफ की कोई बातचीत नहीं हुई है। दीपक जी, कोई बातचीत नहीं हुई पिछले 1 सालों से, जब दीपक से जी आए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है। दीपक जी, अभी जब चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी जो बनाई है आपके इन भत्तों को रिव्यू करने के लिए, वो आप ही के लिए तो बनाई गई है, किसी और के लिए तो बनाई नहीं गई है। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में वो समिति बनाई गई इनकी ग्रीवांसेस सुनने के लिए, लेकिन उसने भत्ते ही रिमूव कर दिए। भत्ते रिमूव कर दिए। दूसरी बात, वेतन समिति राज्य में बनी, तमाम खर्चों के बाद एक वेतन समिति बनी। उस वेतन समिति ने अपनी कोई रिकमेंडेशन करी, उस रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने एक और कमेटी उस पर बना दी। तो इस बात पे मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि वेतन समिति के जब बनने के बाद वो क्या वेतन समिति के कामकाज से सरकार खुश नहीं थी, या वेतन समिति की जो रिपोर्ट आई पिछले 2 साल पहले, उसको 3 साल लग गए आते आते, बाहर आते आते, उसके ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी कमेटी बना दी गई। तो सिर्फ कर्मचारी को छलने का प्रयास किया गया। आपके बहुत सारी तकलीफें हैं अन्य मंत्री जी। विधायक, हम कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं, विरोध पक्ष का भी। बताइए गरिमा जी, क्या टिप्पणी आपकी इन हालात पर? बिल्कुल, देखिए आज कर्मचारियों की हालत यह है कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। इस प्रदेश की जनता से कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देंगे, और लोगों ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचा कि वाकई हमारे भत्तों में भी इजाफा होगा, हमारी दुख तकलीफें दूर होंगी। लेकिन आज राज्य सरकार के अड़ियल रवैये के चलते, आज राज्य सरकार के तानाशाही रवैये के चलते आज कर्मचारियों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, जो कि नाक कान हाथ होते हैं किसी भी सरकार के या किसी भी प्रदेश के। आज सारा विकास का काम इनके जरिए होता है, लेकिन आज इनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और क्या रसूख पर बट्टा लगा है सीएमओ के कि सीएमओ ऑफिस से 15 भत्ते खत्म किए जाते हैं और अब उस पर रिव्यू कमेटी बैठाई जाती है कि शायद इन भत्तों में से कुछ भत्ते जो हैं वापस कर दिए जाएं। तो आप ऐसा फैसला लेते क्यों है जिसमें बार बार आपको यू टर्न लेना पड़े या बार बार आपको रोल बैक करना पड़े? इस सरकार का पर्यायवाची रोल बैक हो चुका है। आज की डेट में आपने 15 भत्ते कर्मचारियों के खत्म कर दिए, जबकि कर्मचारियों ने इस आस के संग आपको प्रचंड
प्रचंड बहुमत और डबल इंजन दिया कि शायद हमारा भला होगा या शायद हमारा भी विकास होगा, हमारी भी मांगे सुनी जाएगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आप जिस तरह से दीपक जोशी जी की बात सुन रहे हैं, और कल भी मैं इस विषय पर एक डिबेट में थी, वहां इनके महामंत्री अरुण पांडे जी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने ये बताया, इस बात को रखा कि एक संयुक्त समिति के गठन की बात हाईकोर्ट ने की थी और उस समिति को अपनी रिपोर्ट 8 हफ्ते में हाईकोर्ट को सौंपनी थी। उस समिति में सरकार के पक्ष के लोग भी होने थे और इनके संगठन के, कर्मचारी संगठन के लोग भी शामिल होने थे। जी। लेकिन मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू, आपने वो तो किया नहीं जो हाईकोर्ट के आदेश में लिखा था, जो 8 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देनी थी, वो तो आप गरिमा जी कह रही हैं कि हाईकोर्ट के आदेश का वो हिस्सा तो इन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया जिसमें यह कहा गया था कि आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी बनाने, उसमें लोगों को शामिल करने, इनकी तकलीफें सुनने और उसके निराकरण की बात जो हाईकोर्ट ने कही थी उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपका चार्ज ये है, क्या वरिष्ठ पत्रकार की राय है जो इस सारे प्रकरण पर बहुत गहरी नजर रखे हुए हैं, जय सिंह रावत साहब, उनकी बात भी सुन लेते हैं, एक न्यूट्रल व्यू भी सुन लेते हैं कि असल में सच क्या है, तथ्य क्या है। रावत साहब दर्शकों को बताइए। देखिए, एक विधायक का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले भी कभी विधानसभा भंग हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन उस 5 साल के अवधि में ही उनको पेंशन के वो हकदार हो जाते हैं। कर्मचारियों के लिए 2005 के बाद पेंशन बंद हो गई है। कर्मचारियों का आप ये समझिए 10 साल में पे कमीशन आता है, 10 साल में पे कमीशन आता है, 10 साल के बाद, कई सालों के बाद वो लागू होता है। लेकिन विधायकों का आप ये समझिए, जो हमारे पॉलिटिकल, जो राजनीतिक बिरादरी के लोग हैं, उनका आपके यहाँ 18 साल उत्तराखंड में हो गए, 6 बार उनके तनख्वाहें बढ़ गई हैं और एक विधायक को 2-2, 3-3 लाख के आसपास कुल मिला के उनको वेतन भत्ते सारे मिल रहे हैं। जी जी। लगातार, मतलब हर बार आता वो अपने, क्योंकि वो देने वाले भी खुद होते हैं, मांगने वाले भी खुद होते हैं। ये बात, अब वही बात जब IAS का IPS का हर महीने आता, कभी होता है DPC हो रही है, कभी कुछ हो रहा। आप, मैंने पता किया, या कृषि विभाग में 2500 पद होते हैं, उनमें से 1400 ही भरे हुए हैं, बाकी खाली पड़े हुए हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर आपका PCS का हर महीने DPC हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, IAS के हर महीने DPC हो रही है, प्रमोशन हो रहे हैं, 3-3 DGP हो गए, 3-3 चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं, 3-3 इस तरह से ऊपर होता है। जो नीचे काम करने वाला है उसका ये होता है। तो ये बात जो आज जो छोटे लेवल का कर्मचारी है वो देख रहा है कि हम भाई, जो जिनके हाथ में सत्ता है, जो नीति नियंता है, जो जिनके हाथ में पावर है, वो तो अपने लिए खुद ही मांग रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, और हम जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ये वाली भावना भी जो है वो सरकार को देखनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने देखती नहीं है, क्योंकि लोगों के सबके पॉलिटिकल। आपने बहुत स्पष्ट कमेंट कर दिया सर, जय सिंह रावत सर, आपने बहुत स्पष्ट बात कह दी है। ये बताइए कि जो ग्रीवेंस कमेटी हाईकोर्ट ने डायरेक्ट की थी वो बनी कि नहीं बनी, मुझे तथ्य नहीं मालूम है, आप शायद रोशनी डालें, वो बनी कि नहीं बनी, और अगर बनी तो उसने किया क्या, और ये भत्ते कैसे रद्द कर दिए सरकार ने? नहीं बनी जी, आज तक नहीं बनी। आज तक देखो, आज देखिए आज स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है लगभग 2 लाख पद हैं सरकारी, निगम अगर आप छोड़ दें, उनमें से 1,73,000 के आसपास ही हैं, लगभग 44,000 पद खाली पड़े हुए हैं। उन 44,000 पद कई सालों से खाली पड़े हुए हैं, उन पर जो है लगभग 20-22 हजार उन्होंने उपनल के कर्मचारी लगाए हुए हैं, ताकि उनको पूरा पैसा न देना पड़े। तो ये समझिए ना। और जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप जाओ, ये जो उपनल से आपने जो इनको आधा भी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है, 10-12 हजार भी उनको नहीं मिलती है, जबकि उनके जो समकक्ष हैं 30-30, 40-40 हजार रुपये उनको सैलरी, इनको रेगुलर करो। बजाय उनको रेगुलर करने के सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, मतलब रोकने के लिए। यहाँ पद खाली हुए हैं, बड़े पद आप खाली होने नहीं देते हैं, IAS IPS के, जो जिन्होंने वास्तव में ये जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, मानव संसाधन, जो मानव शक्ति का जो प्रबंधन है उत्तराखंड में, उसको बिल्कुल दिस इज इनसेम्बल, कुछ नहीं हो रहा है। तो वही चीज अव्यवस्था क्यों आती है, कर्मचारी का रोष आता है ऊपर, क्योंकि कमजोरी होती है। जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनकी अपनी कमजोरियां हैं, उनका क्योंकि अपना नैतिक कमजोरी की वजह से वो उनका प्रशासन भी सख्त नहीं होता है, बार बार हड़तालें होती हैं, हाईकोर्ट को कहना पड़ता है, नहीं कि मतलब सफाई के लिए भी हाईकोर्ट करना पड़ता है कि भाई ये सफाई आपके शहर में नहीं हो रही है। सरकार हड़ताल तोड़ाने के लिए भी सरकार के पास हिम्मत, हाईकोर्ट से बोलना पड़ता है, बार बार आता है। तो वो स्थिति है, मतलब पिछले 18 सालों में जो कुछ हुआ होगा, नेताओं ने अपने लिए किया,
बाकी या और लोगों ने अपने लिए किया, लेकिन जो आम आदमी है या छोटे लेवल का कर्मचारी है उसका ज़्यादा भला नहीं हुआ, इसलिए भी एक आक्रोश कर्मचारियों में है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। 18 सालों में ये हड़ताली प्रदेश बन के रह गया। दीपक जोशी जी, इंप्रेशन उत्तराखंड के बारे में ये है कि हड़ताली प्रदेश है जी। और इस वजह से चूंकि कर्मचारी वहां पर बार बार हड़ताल पे चले जाते हैं, तो छवि कर्मचारियों की भी धूमिल होती है, प्रदेश के भीतर भी प्रदेश के बाहर भी। थोड़ा चिंतनशील आप लोगों को भी होना चाहिए, और अगर कम्युनिकेशन गैप कहीं पर है तो थोड़ी पहल आपकी ओर से भी होनी चाहिए कि बात आपकी सही संदर्भों में सही अर्थों के साथ शासन तक पहुंचे। क्या इसका प्रयास आपने जेन्युइनली किया जोशी जी? देखिए हमने प्रयास सारे किए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को कहा कि से अनुरोध किया था कि आप इसको सुन लें, क्योंकि इसमें कई मामले कैबिनेट के इशू हैं। कई कैबिनेट की समिति ने, कैबिनेट ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को वेतन भत्तों के लिए अधिकृत किया है। और इतना हम लोग सचिवालय में बैठे हैं, हम लोगों को यहाँ के नियम कानून का पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर निर्णित होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ये कहेगा कि कैबिनेट में मामले जाएंगे, कैबिनेट का इशू नहीं है। वेतन भत्तों को रिवाइज करने का के लिए सीएम को और माननीय वित्त मंत्री को अधिकृत किया गया है। हम लोग अपनी तरफ से लगातार प्रयास करते आए हैं कि संवाद हो। मैंने हर दिन 22 तारीख से अब तक हम लोग ये उम्मीद करते रहे कि एक संवाद स्थापित हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी को छुट्टी भेज दिया गया, और हमारे और तमाम आला अधिकारी, वित्त मंत्री जी है नहीं मुख्यालय पर, मुख्यमंत्री जी का अपना समय है, व्यस्तम समय, तो हमारी बात को कौन सुनेगा? हमारी जेन्युइन मांगों पर कौन निर्णय लेगा? कौन इसके लिए सक्षम है? तो ये बात, और हड़ताली प्रदेश का जहां तक तमगा देने की बात है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के आला अधिकारी, नौकरशाह जो हैं, ये हड़ताली प्रदेश बनाने में इसको जो है लगातार ये प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको बात को सुनेगा कौन, यही तय नहीं होता है। जो संवेदनशीलता शासन के भीतर होनी चाहिए आपकी बात सुनने की, वो नदारद है। बड़े गंभीर आरोप हैं आपके। वीरेंद्र बिष्ट जी, मुझे बड़ा कन्विंसिंग जवाब चाहिए साहब आपसे, ऐसा जवाब जो हमारे दर्शकों को संतुष्ट करे, मुझे करे, इस पैनल में बैठे लोगों को भी करे। वीरेंद्र बिष्ट जी। नहीं देव जी, देखिए, हमारा कमिटमेंट राज्य की प्रगति को निरंतर आगे बढ़ाना है। कर्मचारियों की बातों में जो विषय था कि भाई हड़ताली प्रदेश बन गया, हमने उससे इस प्रदेश को, जब हमारी सरकार आई तो हमने बाहर निकाला। जिस तरीके से कांग्रेस में समय समय पर हड़तालें होती रही, कर्मचारियों का जो एक कल्चर था, वर्किंग कल्चर नहीं था, उसको हमने अपने कर्मचारियों से सहयोग से उस कल्चर को हमने ढर्रे पर लाने का काम किया। कर्मचारियों को 7वां वेतनमान लागू किया है। कोई कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि आपको 7वें वेतनमान का आपको लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो भत्ते का विषय है, भत्तों का विषय इतना बड़ा इशू नहीं है जो इशू इस तरीके से बनाया गया। आपको विश्वास में लिया गया, वित्त मंत्री से आपकी वार्ता होती है, चीफ सेक्रेटरी के हमने कहा इसको रिव्यू करिए। कहीं हमने आपकी बात को सुनने के लिए मना नहीं किया, कहीं हमने आपको ये नहीं कहा कि हम आपकी बात को नहीं सुनते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों का हमको सहयोग आप कैसे उनकी बात सुन रहे हैं बिष्ट साहब? वो कह रहे हैं आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं। एक चीज आती है, आप उस पर भी रिव्यू कमेटी आप कहिए तो ना, आप कहिए इनकी वित्त मंत्री से बात नहीं हुई क्या? वित्त मंत्री से तो लगातार इनकी बात होती है, वित्त मंत्री ने भी इनकी बातों को सुना है। कब हुई? उन्होंने कहा कि हम हल निकालेंगे। बताइए हमें। वो देखिए, साफ आपके सामने कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई। कब निकालेंगे? शासन से उनकी कोई बात नहीं हुई। वित्त मंत्री से ऐसा नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका में अपने कर्मचारियों को चाहते हैं। आज हम बहुत मजबूरी में इस विषय को कर रहे हैं। सरकार आज बड़ी मजबूरी में सरकार को कहना पड़ रहा है कि जो आप काम पे नहीं आएंगे हम आपको वेतन नहीं देंगे। हम नहीं चाहते ऐसा माहौल बनाने के लिए, लेकिन आपकी जो हठधर्मिता है, आप सबको लामबंद करके जो है आप राज्य में असहयोग कर रहे हैं, तो इस असहयोग को हम सहन नहीं होने देंगे। हम राज्य में हमारा सबका कमिटमेंट है और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। दीपक जी, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है इस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने की। ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी शासन की है। गरिमा दसानी जी, कोई हड़ताल पहली बार तो हो नहीं रही है, सामूहिक अवकाश की स्थिति पहली बार तो नहीं बन रही है, इससे पहले भी बनी है, और आपका शासन में रहने का अपना अनुभव है। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन क्या करेगा? क्या उसका रोल नहीं होगा कि वो फैसिलिटेट करे एक सार्थक बातचीत को? गरिमा जी। नहीं, बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने ठीक कहा। और मुझे तो शर्म आती है जब यहाँ भाजपा के प्रवक्ता आज 2 साल की अपनी सरकार के बाद भी कई विलाप इनका बंद नहीं होता कि कांग्रेस की सरकार में ये हुआ था, वो हुआ था। यहाँ कर्मचारियों की ग्रीवेंसेस की बात हो रही है। मैं बिष्ट जी बोलने दीजिए, बिष्ट जी बोलने दीजिए, बिष्ट जी फिर आप बीच में बोल रहे हैं। आप फिर सभ्यता
आपने वीरेन जी, आप अपने पूरा कर वक्तव्य लेने में क्या दीजिए। कांग्रेस को पूरा नहीं कर लेने कोस दीजिए रहे वीरेन जी थे? उनको। मैंने जी, इंटरप्ट जी, जी, किया जी, क्या गरिमा जी। आपको? मैंने आप मुझे इंटरप्ट एड्रेस किया करिए, क्या जी। आपको? आप कांग्रेस को नहीं कोस रहे थे क्या? ठीक। मैंने तो नहीं आपको इंटरप्ट किया। ठीक, 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 पता नहीं गरिमा ये जी। भाजपा में किस तरह के संस्कार दिए जाते हैं। मैं बताना चाहती हूँ राजेंद्र जी आपको, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के समय पर भी हड़तालें हुई, लेकिन दीपक जोशी जी आपके सामने बैठे हैं और सांच को आंच नहीं होती। आप इनसे पता कर सकते हैं कि कम से कम हमारे उसमें अहमियत, कोई भी जो भी संगठन हड़ताल पर जाता था उसके सामने प्रदेश का मुखिया आता था। प्रदेश का मुखिया एक टेबल पर बैठ के वार्तालाप का, बीच का रास्ता, समन्वय का रास्ता निकालने की कोशिश किया करता था। लेकिन यहां पर तो जो प्रदेश के मुखिया हैं वो अपने अड़ियल रवैये या अपने ईगो के चलते कर्मचारियों को बैल बकरी समझ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कोई उनकी औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। यानी कि इतना आपका क्या रोल रहने वाला है गरिमा जी, आपकी पार्टी का और आपका? 4 तारीख को पेयजल कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। मेरा बस ये मानना है कि व्यापारी इस सरकार से नाखुश, किसान नाखुश, बेरोजगार नाखुश, महिलाएं नाखुश, जवान नाखुश और उसी क्रम में आप कर्मचारी भी नाखुश। यानी कि इस देश का कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई जाति ऐसी नहीं है। ये तो स्थिति है। आपकी भूमिका क्या रहने वाली इसमें आगे? हमारी भूमिका, हमारा पूरा समर्थन है, हमारा पूरा समर्थन कर्मचारियों के एक आखिरी टिप्पणी, जयसिंह रावत जी, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? बात समाप्त कर लूं बीजी, मैं अपनी बात समाप्त कर। समय गरिमा जी महत्वपूर्ण है। जयसिंह रावत जी, एक आखिरी टिप्पणी। कर्मचारी संगठनों को है। शुक्ला जी सुन लीजिए, ये जब 15 भत्ते कर्मचारियों को आप समय से वेतन नहीं दे पा रहे हैं, उनको भत्ते नहीं देते हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अभी आपको 44,000 और पद भरने हैं, तो तब कहां से लाएंगे? तब और वो कहां से लाएंगे? उसके बाद आप कहते हैं हमने सबको आरक्षण दे दिया, सवर्णों को भी आरक्षण दे दिया, इसको भी आरक्षण दे दिया। ये हो क्या रहा है? आप बोलो व्यवहारिक पक्ष उसमें क्या है? ठीक है, ठीक है। आपको लगता है कि शासन को अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी? जयसिंह रावत साहब, आपने संक्षेप में अपनी बात कही। गरिमा जी, आपकी बात रजिस्टर हुई है, आपने जो कहा है वो सब दर्शकों ने सुना है। समय इतना ही था, अगर कहीं अपनी एक आधा वाक्य आप पूरे नहीं कर पाए तो मैं माफी चाहता हूं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वीरेन जी, गरिमा जी, जयसिंह रावत और दीपक जोशी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। स्थिति ये है और ये डेडलॉक खत्म होना चाहिए, यही आम जनता के हित में है। वो प्रदेश जिसका निर्माण ही बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हुआ, अगर वो हड़ताली प्रदेश की छवि रखता है तो ये छवि टूटनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए, और इसके लिए जो मुमकिन हो वो सब किया जाना चाहिए। धन्यवाद।